हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में इसमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि इमेजिन कीजिए कि अर्थ के आखिर अंदर होता क्या है ना। जैसे कल हम लोग पढ़े थे लिथोस्फीयर क्या होता है। अर्थ में होता है क्रस्ट, होता है मेंटल, होता है कोर, होता है, ठीक है। तो इससे व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ? डू इमेजिन दैट इट टू बी अ सॉलिड बॉल लाइक क्रिकेट बॉल और अ हॉलो बिल विद थिक कवर ऑफ रॉक? तो आखिर कैसा है, मतलब कि इसके बारे में इमेजिन कीजिए कि कैसा एक हॉलो सरफेस है, मतलब कि अंदर खोखला है, बस ऊपर से मिट्टी वगैरह है, या फिर भरा हुआ है, जैसे कोई बॉल है उसके अंदर भरा हुआ है। तो इस तरीके से तो दोनों में से कौन सा है? तो अर्थ है कम्प्लीटली अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया कभी आपने वोल्केनिक इरप्शन का इमेज देखा होगा स्क्रीन पे, तो वहाँ पे क्या होता है, नीचे से निकलता है डस्ट वगैरह, लावा निकलता है। तो कैसे निकलेगा? अर्थ के अंदर जब भरा हुआ कुछ है तब ना निकल रहा है। कैन यू रिकॉलेक्ट द इमर्जेंस ऑफ हॉट मोल्टेन lava, dust, smoke, fire and magma flowing out of the volcanic crater? The interior of the earth can be understood only by indirect evidences as neither one has nor anyone can reach the interior of the earth. तो अर्थ का इंटीरियर जो है हमेशा इनडायरेक्ट एविडेंस से हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अर्थ के अंदर कोई जा नहीं सकता, नहीं अभी तक गया है ना। तो द कन्फिग्रेशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो जो अर्थ का सरफेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि उसका जो बनावट है अर्थ के सरफेस का, ये मेनली डिपेंड करता है कि अर्थ के इंटीरियर में यानी अर्थ के अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। एक्सोजेनिक एज वेल एज इंडोजेनिक प्रोसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस यानी कि अर्थ के बाहर जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और इंडोजेनिक प्रोसेस, ये दोनों से जो है अर्थ का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कम्प्लीटली अर्थ का पूरा लैंडस्केप चेंज हो रहा है। A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if the effect of the endogenic process are ignored। तो कहा जा रहा है कि यदि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाना है किसी भी एरिया में, है ना, मतलब किसी अर्थ का किसी भी एक रीजन में यदि उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाना है, उसके बारे में अच्छी तरह समझना है, तो वहाँ का हर चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। एक्सोजेनिक तो हम लोग क्लियरली समझते हैं क्योंकि वो अर्थ के बाहर हो रहा है, हम लोग को इंडोजेनिक प्रोसेस भी समझना होगा। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। किसी रीजन के फिजियोग्राफी से ह्यूमन लाइफ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। जैसे मान लीजिए उधर का फिजियोग्राफी यदि प्लेन एरिया का है तो उधर का लाइफ काफ़ी ईजी होगा, वहाँ पे रोड बनाना ईजी होगा, घर बनाना ईजी होगा, खेती करना आसान होता है। वहीं जो है हिली एरिया है तो वहाँ पर रहना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ह्यूमन लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है फिजियोग्राफी से। देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी दैट वन गेट्स एक्वांटेड विथ द फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द लैंडस्केप डेवलपमेंट। इस तरह से एक को मतलब हर किसी को पता होना चाहिए कि जिस एरिया में रहता है उस एरिया में किस तरह का लैंडस्केप है, किस तरह का लैंडस्केप डेवलपमेंट है। टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ शेक्स और हाउ अ सुनामी वेव इज जनरेटेड इज नेसेसरी दैट वी नो सर्टेन डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये समझने के लिए कि आखिर अर्थक्वेक कैसे होता है, सुनामी कैसे आता है, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले समझना चाहिए कि अर्थ के इंटीरियर में है क्या क्या। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव नोटेड दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स फ्रॉम क्रस्ट टू कोर। तो पिछले चैप्टर में बात हम लोग पढ़े थे कि क्रस्ट से कोर तक डिफरेंट लेयर में बटा हुआ है अर्थ, है ना। क्रस्ट, उसके बाद बीच में मेंटल, उसके बाद कोर आता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड द इन्फॉर्मेशन। तो आखिर कैसे इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि इस तरीके से लेयर बाई है, अंदर में कोर है, कोर आयरन का बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, इंटीरियर के बारे में क्या क्या सोर्स है। तो अर्थ रेडियस इज थिक 370 किलोमीटर, मतलब लगभग 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, 6370 किलोमीटर रेडियस है। और इस तरीके से कोई भी अर्थ के सेंटर तक अभी पहुंच नहीं पाया है। एंड ताकि वहाँ मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जा करके सैंपल कलेक्ट किया है, बस अंदाज से ही लगाया जाता है। अंडर सच कंडीशन यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अबाउट द अर्थ इंटीरियर एंड द टाइप ऑफ मटेरियल इट एग्जिस्ट। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट एंड इंटरफेरेंसेज। तो इन्फेरेंसेज, तो कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो हमारे पास नॉलेज है, आदमी के पास जो भी नॉलेज है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, वो मेनली बेस्ड है एस्टिमेट पे, यानी कि अनुमान पे बेस्ड है कि इस तरीके का रहा होगा, ठीक है। एट अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ मटेरियल। और मतलब कि जो भी मटेरियल उसके एनालिसिस करने से या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करने से। तो डायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या आता है देखते हैं हम लोग। द मोस्टली इजिली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल, सरफेस रॉक और रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग। तो डायरेक्ट सोर्स में जैसे माइनिंग से जो हम लोग निकालते हैं उस मतलब अर्थ के इंटीरियर के बारे में उससे पता चलता है कि कितने फीट गहराई में क्या है। गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका एज डीप एज 3-4 किलोमीटर। अब साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड माइंस है 3 से 4 किलोमीटर गड्ढा है। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ वेरी हॉट इज दिस डेप्थ। तो इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, वेरी हॉट एट इट, है ना। बिसाइड्स माइनिंग साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशन इन द क्रस्टल पोर्सन। तो माइनिंग के अलावे भी और भी कई तरह का काम किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, कई तरह का प्रोजेक्ट चालू किया गया साइंटिस्ट के द्वारा गहराई तक जाने के लिए। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट सच ए डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो साइंटिस्ट इसके लिए क्या कर रहे हैं, 2 तरह का प्रोजेक्ट अभी दुनिया में चल रहा है।
अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाने के लिए, एक है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, एक है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। द डीपेस्ट ड्रिल इन एट कोला इन आर्कटिक ओशन, तो उसके लिए मतलब कि ओशियन के अंदर छेद किया जा रहा है। ओशियन जगह जो सरफेस है, जैसे मान ली कि ओशियन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहीं तो उसके पानी का सरफेस होगा ना, तो उस सरफेस पे छेद, उस सरफेस से नीचे छेद किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यदि लैंड पे छेद करेंगे तो इतना दूर भी हम लोग को होल करना पड़ेगा, लेकिन ओशियन में तो इतना दूर होल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से कर रहे थे, एक एडवांटेज वहाँ मिल जाता है। इसलिए ओशन के पास होल किया जा रहा है, ड्रिल किया जा रहा है ज़मीन के अंदर, ताकि हम लोग पता कर सकें कि आखिर अंदर है क्या क्या। तो 12 किलोमीटर तक का ड्रिल अभी तक किया गया है। कहाँ पे? आर्कटिक ओशियन में किया गया, वहाँ पे कोला नाम के जगह पे किया गया, ठीक है। तो आर्कटिक ओशियन में ऐसा किया गया है। दिस एंड मैनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो और भी कई तरह के ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, तो बस सबसे लार्जेस्ट वाला यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जिसके जहाँ से इन्फॉर्मेशन जो भी निकलता है उसका एनालिसिस किया जाता है, जो भी मटेरियल निकलता है उसको कलेक्ट किया जाता है। वोल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वोल्केनिक इरप्शन भी एक तरह का डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का ही सोर्स है। एज एंड व्हेन द मोल्टेन मटेरियल मैग्मा इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन इट बिकम अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस, तो जैसे ही नीचे से जो मैग्मा ऊपर आता है, तो मैग्मा जो ऊपर आता है तो उसको हम लोग लेबोरेटरी में लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या पाया जाता है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टेन द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ मैग्मा, लेकिन इसमें एक कठिनाई क्या है कि मैग्मा कितने अंदर से आ रहा है ये नहीं पता चलता है। मतलब कि यदि एनालिसिस कर भी लें तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि 20 किलोमीटर नीचे से आया है कि 30 किलोमीटर नीचे से आया है ना, मतलब उसका डेप्थ नहीं पता चल पाता है। इनडायरेक्ट सोर्स की बात किया जाए तो इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? तो एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। We know that through mining activity that temperature and pressure increases with the increasing distance at the surface toward the interior in the deeper depth। कहा जा रहा है कि माइनिंग एक्टिविटी की मदद से हम लोग को पता चल गया है कि अंदर जाने पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करता है, ठीक है। मोर एवर इट इज ऑल्सो एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज विद डेप्थ, और दूसरी तरह ये भी हम लोग को मालूम है कि जैसे जैसे मतलब कि अंदर हम लोग जाते हैं अर्थ में, डेंसिटी बढ़ता जा रहा है और कोर पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इससे पता मतलब कि हम लोग इसे निकाल सकते हैं कि कितने दूर पे जाने पे कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, मतलब कि कितना किलोमीटर नीचे जाएंगे तो डेंसिटी चेंज होगा, है ना, इसे पता कर सकते हैं। नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिफरेंट डेप्थ, तो अर्थ के थिकनेस को जानते हुए, उसको कंसिडर करते हुए साइंटिस्ट जो है ये पता लगा पाए हैं कि कहाँ पे जाने पे कितना डिग्री का टेम्परेचर गिरता है, कितना प्रेशर में चेंजिंग आता है। द डिटेल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विद रेफरेंस टू ईच लेयर ऑफ द इंटीरियर डिस्कस इन द लेटर इन दिस चैप्टर, इसी चैप्टर हम लोग को मिलेगा इस बारे में। अनदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर मेटियोर्स दैट एट टाइम्स रीच द अर्थ, तो दूसरा क्या है? मेटियोर्स, जब वो अर्थ पे पहुँचते हैं, है ना, मतलब कि इन्फॉर्मेशन का दूसरा सोर्स क्या, इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? तो मेटियोर्स जब वो अर्थ पे पहुँचते हैं, बहुत सारा मेटियोर्स जो है रास्ते में ही जल जाता है फ्रिक्शन के कारण, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण। हाउएवर इट में बी नोटेड दैट मटेरियल दैट बिकम अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मेटियोर इज नॉट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो इसको इनडायरेक्ट सोर्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अर्थ के अंदर से नहीं आया, हमको क्या पता है कि मतलब कि मीटियोर्स और अर्थ दोनों एक ही चीज़ का बना हो, इसके लिए तो हम कंफर्म नहीं है, बस अंदाज लगा रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट सोर्स के रूप में देखा गया। द मटेरियल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मीटियोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सच आर सिमिलर टू आवर प्लेनेट, तो मीटियोर्स भी सॉलिड बॉडी होते हैं और मतलब लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर होता है हमारे प्लेनेट के जैसा। हेंस दिस बिकम एट अनदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द अदर इंडायरेक्ट सोर्स इंक्लूड ग्रेविटेशन, दूसरा इंडायरेक्ट सोर्स क्या क्या? तो ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है, सिस्मिक एक्टिविटी है। द ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल जी नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सर्फेस, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो स्मॉल जी का वैल्यू है इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू अर्थ मतलब कि अर्थ पे जो है, अर्थ के सरफेस पे होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन की दृष्टि से हम लोग 10 इसको ले लेते हैं, और इसके बारे में याद रखिएगा इक्वेटर पे मिनिमम होता है, मतलब जी का वैल्यू हर जगह चेंज होते रहता है, वही बताया कि नोट द सेम, तो इक्वेटर पे सबसे कम होता है और पोल पे सबसे ज़्यादा होता है, दोनों पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है। सरफेस पे एवरेज 10 ले लिया जाता है। यदि हम लोग हाइट ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं तो जी का वैल्यू इंक्रीज करता है, जी का वैल्यू दोनों केस में इंक्रीज करता है, ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ, ठीक है। और इक्वेटर पे मिनिमम होता है और पोल पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ तो नेक्स्ट आ गया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मतलब अर्थ का जो रेडियस है हर जगह सेम नहीं है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा रेडियस है इसलिए जी का वैल्यू यहाँ सबसे कम है, पोल पे सबसे कम रेडियस है इसलिए जी का वैल्यू यहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से देखा जाए तो जो मिनरल है वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, द अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू। द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेज इन्फ्लुएंस टू मैनी अदर फैक्टर, तो ग्रेविटेशन भी कई तरह के फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको हम लोग ग्रेविटी एनोमॉली बोलते हैं। ग्रेविटी एनोमॉलीज गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, तो ग्रेविटी एनोमॉली से हम लोग को पता चलता है कि अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है।
मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रस्टल पोर्शन एंड दस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। नेक्स्ट, सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। सिस्मिक एक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटीरियर के बारे में। कैसे? तो हम लोग देखते हैं जैसे जब भी अर्थ को कहा जाता है 3 तरह के वेव निकलते हैं, पी एस एल, ठीक है। तो इसमें जो है कोई वेव, जैसे पी जो है तीनों मीडियम से पास करता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम से पास करता है, ठीक है। कोई जो है सॉलिड से सिर्फ पास करता है, लिक्विड से पास नहीं करता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि अंदर कहाँ कहाँ लिक्विड है, कहाँ कहाँ सॉलिड है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं डिटेल में अभी। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर इंटीरियर। तो सिस्मिक वेव का जो स्टडी है हम लोग को कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। एंड अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक का है तो मतलब कि अर्थ का शेकिंग करना, हिलना ही अर्थक्वेक है सिंपल वर्ड में। एक नेचुरल इवेंट है। इट इज काउज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी वी जनरेट वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। अर्थ के अंदर जो एनर्जी वेव जनरेट होता है उसके ट्रेवल करने के कारण अर्थक्वेक आता है। व्हाई डज द अर्थ शेक, अर्थ क्यों शेक करता है इसके बारे में यहाँ पे है। तो कहा जा रहा है कि द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर अलोंग अ फॉल्ट, जहाँ भी फॉल्ट है अर्थ के अंदर, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। अब फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक। फॉल्ट एक्चुअली क्या है, तो गैप है ना, दो मतलब कि प्लेट के बीच का गैप है, एक तरह से बोल सकते हैं, छोटा सा गैप है। तो फॉल्ट क्या है, इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स। रॉक अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जो रॉक होते हैं फॉल्ट में अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। एज द ओवरलाइंग रॉक स्टेटा प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर। हाउएवर द टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम्स ओवरकम द फ्रिक्शन। तो कहा जा रहा है कि दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, रॉक अलोंग अ फॉल्ट टेम टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो दोनों रॉक हैं, जैसे 2 रॉक है यहाँ पे, ठीक है, क्रस्टल रॉक जो है वो दोनों के मतलब कि बीच का जो गैप है उसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। उस फॉल्ट में जो है रॉक मतलब कि दोनों रॉक एक दूसरे को अपोजिट में मूव करते हैं, मतलब कि दोनों इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, इधर से ये और इधर से ये आया, ये ज्वाइन करता है और फ्रिक्शन के कारण रुका रहता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के फ्रिक्शन के कारण रुका रहता है, ठीक है। और जैसे ही फ्रिक्शन कम हो जाता है, कभी कभी मान लीजिए कि किसी कारणवश फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो गया, तो फिर वहाँ पे मूवमेंट आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भूकंप बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक बोलते हैं। दैट द ओवरलाइंग रॉक स्टेटा प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर। जब तक फ्रिक्शन है वहाँ पे तब तक वो लॉक रहता है। हाउएवर द टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट देयर ओवरकम्स द फ्रिक्शन। तो कहीं कहीं फ्रिक्शन ओवरकम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म्ड, इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर, ठीक है, तो एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। दिस काउजेज द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसके कारण एनर्जी रिलीज होता है। एंड एनर्जी वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, तो वहाँ से एनर्जी वेव हर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। तो जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और उसी के ऊपर, और अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, इसको हाइपोसेंटर ही बोला जाता है। और उसी के ऊपर सरफेस पे इपी सेंटर बोला जाता है, ठीक है। द एनर्जी वेव ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस कॉल्ड इपी सेंटर। मान लीजिए कि ये सरफेस है और यहाँ पे जो नीचे अर्थ के नीचे इस तरह का अर्थ के कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। और फोकस के जस्ट सामने जो सरफेस पे होगा उसको हम लोग बोलते हैं इपी सेंटर, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव। इपी सेंटर पहला जगह होता है जहाँ पे इस वेव को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब अर्थक्वेक वेव के बारे में पढ़ते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर। जितना भी अर्थक्वेक है लिथोस्फीयर में होता है। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ इन दिस चैप्टर। इसमें अर्थ के डिफरेंट लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज सफिशिएंट टू नोट हियर दैट द लिथोस्फीयर रेफर टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर नीचे तक लिथोस्फीयर कहा जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस। सिस्मोग्राफ से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि कौन कौन वेव अर्थ पे पहुंच रहा है। अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वाज रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ इन फिगर 3.1। तो एक पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से अर्थक्वेक का वेव इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब यहाँ पे पहुँचेंगे। नोट दैट द कर्व शो 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस इच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव। इस कर्व में 3 तरह के 3 सेक्शन बांटे हुए हैं, तीनों अलग अलग वेव के हैं। अर्थक्वेक वाज बेसिकली 2 टाइप्स। अर्थक्वेक वेव्स जो है नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। हेंस द नेम बॉडी वेव। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। तो कहा जा रहा है कि जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, जहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ तो वहाँ से जो एनर्जी निकला उसको बॉडी वेव, वहाँ से जो वेव निकला उसको बॉडी वेव बोलेंगे। फिर वो वेव जो है डिफरेंट रॉक से टकराएगा, तो उसके कारण जो रॉक में जो वेव क्रिएट होगा, रॉक के टकराने के कारण जो क्रिएट होगा उसको बोलेंगे सरफेस वेव, ठीक है। द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव। दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस। ये वेव जो है सरफेस के लॉन्ग मूव करता है। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेज एज द ट्रेवल थ्रू मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटी। तो मतलब वेव का जो वेलोसिटी है चेंज होते रहता है जब वो डिफरेंट मटेरियल से ट्रेवल करते हैं। द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। जितना डेंस मटेरियल होता है वेलोसिटी उतना ज़्यादा होता है।
ठीक है। द डायरेक्शन ऑल्सो चेंज द रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल डिफरेंट डेंसिटीज, जहाँ पे डेंसिटी चेंज होता है वहाँ पे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन भी होता है, मतलब जैसे जिस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम 3 सेक्शन में इसको बांटा गया है, पी, एस और सरफेस वेव यहाँ पे दिया गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव। बॉडी वेव 2 तरह के होते हैं, पी और एस। पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव सबसे तेज होता है और सबसे पहला वेव होता है अर्थ के सरफेस पे आने पे, इसलिए इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं। पी वेव का मतलब प्राइमरी वेव। द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव। पी वेव साउंड वेव के सिमिलर होता है। दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। तो पी वेव जो है तीनों मटेरियल से ट्रेवल करता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों से ट्रेवल करता है। वही एस वेव की बात किया जाए तो अराइव एट द सरफेस विद सेकंड टाइम लग, तो कुछ पी के कुछ देर बाद एस वेव आता है। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव, इसलिए इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। एंड इंपॉर्टेंट अबाउट एस वेव इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। तो एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल करता था, याद रखिएगा, एस फॉर सॉलिड, एस वेव, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग को पता चल पाता है कि अर्थ में कहाँ कहाँ सॉलिड है, कहाँ कहाँ नहीं है। क्योंकि यदि वहाँ से एस वेव पास कर रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे सॉलिड है ना, तो हम लोग इस तरीके से अंदाज लगाते हैं। इट हैज़ हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इससे जो है साइंटिस्ट को मतलब कि मदद मिला है अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने में। रिफ्लेक्शन काउजेज वेव टू रिमाउंड वेयर एज रिफ्रैक्शन मेक मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्या जिस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि रिफ्लेक्शन के कारण वेव जो है वापस मुड़ कर उसी डायरेक्शन में चला जाता है, रिफ्रैक्शन के कारण वेव आगे बढ़ता है। द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव आर इंटरफेयर विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डर सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ की मदद से वेव का डायरेक्शन किधर जा रहा है हम लोग पता कर पाते हैं। द सरफेस वेव्स आर लास्ट टू रिपोर्ट। जो सरफेस वेव होता है वो सबसे अंतिम में आता है, ठीक है, उसको एल वेव भी बोला जाता है सरफेस वेव को। दे काउज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हेंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर। तो उसी के कारण वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, याद रखिए सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि सरफेस पे जो पत्थर वगैरह उससे टकराता है और वहाँ से वेव जनरेट होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और जितना भी तोड़फोड़ होता है उसी के कारण होता है, सरफेस वेव के कारण होता है, ठीक है। तो पी वेव क्या है? प्राइमरी वेव है और सबसे फास्ट चलता है, सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है और तीनों मीडियम में चलता है। एस वेव जो है सेकेंडरी वेव होता है, सिर्फ सॉलिड से चलता है, ठीक है। और पी के बाद आता है तीसरा आता है सरफेस वेव, जिसको एल वेव भी बोलते हैं। ये सबसे मतलब कि डेंजरस वाला होता है, यही तोड़फोड़ ज़्यादा करता है। प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर। जो डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव है डिफरेंट मैनर में ट्रेवल करते हैं। एज दे मूव और प्रोपेगेट दे कैन कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक्स थ्रू विच दे पास। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। पी वेव जो है पैरेलल रूप से वाइब्रेट कराता है। दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन और एज अ रिजल्ट इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस। इसके कारण से डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है इन द मटेरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन प्रोपेगेशन। और बाकी तीनों जो है, बाकी जो सारा वेव है ये दोनों परपेंडिकुलर वाइब्रेट कराता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन वर्टिकल प्लेन, हेंस दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रेस्ट इन मटेरियल विच दे पास। तो जैसे आप पढ़े होंगे वेव 2 तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, है ना। तो सेकेंडरी वेव जो होता है ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। सरफेस वेव कंसीडर टू मोस्ट डैमेजिंग वेव। तो जैसा पहले बताया सरफेस वेव जो होता है सबसे ज़्यादा डैमेजिंग वेव होता है। इमरजेंस ऑफ शैडो जोन। शैडो जोन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से वो पास नहीं करता, जैसे लाइट है, यहाँ पे लाइट पास कर रहा है, रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लाइट इतने दूर से पास नहीं करता, तो इसका शैडो उसके अपोजिट में बन जाता है, तो वही यहाँ पे शैडो जोन है। अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन द सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशन। तो अर्थक्वेक वेव जो है लोकेट मतलब कि कहीं भी इसको सिस्मोग्राफ की मदद से रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। हाउएवर देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, सच जोन उसको शैडो जोन। तो जहाँ पे अर्थक्वेक वेव को रिपोर्ट नहीं कर सकते उसको लोग शैडो जोन बोलते हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट रिवील दैट फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन। तो एक अर्थक्वेक के लिए डिफरेंट शैडो जोन हो सकता है, ठीक है। जैसे फिगर 3.2 में आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे, तो ये पी वेव का शैडो जोन है। पी वेव का शैडो जोन का मतलब क्या हुआ कि इस एरिया से पी वेव नहीं पास किया है, ठीक है। यहाँ से आया है पी वेव, ओरिजिनेट जहाँ से हुआ है वहाँ से इधर पी वेव नहीं आया है, बाकी इधर चला गया है, इधर चला गया है, इधर चला गया है, ठीक है। उसी तरह से एस वेव का शैडो जोन है। एस वेव का शैडो जोन में मेनली क्या होगा, जो सॉलिड वाला पार्ट होगा, क्योंकि जो मतलब कि डिफरेंट पार्ट होगा, एस तो सिर्फ सॉलिड से पास करता है ना, तो मतलब कि इस कारण से, ठीक है। एस वेव का शैडो जोन है जो सिर्फ सॉलिड से पास करता है, तो जिधर लिक्विड या फिर गैस होगा उधर नहीं पास करेगा। तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ते हैं यहाँ पे डिटेल में। एक मिनट, कहाँ चला गया, हाँ। तो इसमें शैडो जोन को दिखाया गया था पी वेव का और एस वेव का। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम ईपी सेंटर रिकॉर्ड्स द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव। तो कहा जा रहा है कि 105 डिग्री
के एंगल पे यदि कोई मतलब कि जहाँ पे ईपी सेंटर है या फिर जहाँ पे फोकस है वहाँ से 105 डिग्री पे यदि कोई रखा गया है सिस्मोग्राफ, तो उसमें रिकॉर्ड हो रहा था, है ना। सिस्मोग्राफ लोकेटेड एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम ईपी सेंटर, मतलब वहाँ से 105 डिग्री तक में एस वेव रिकॉर्ड हो रहा था, पी और एस दोनों रिकॉर्ड हो रहा था। हाउएवर द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 फ्रॉम ईपी सेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स बट नॉट ऑफ एस वेव। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये था, ठीक है, एपी सेंटर मान लीजिए कि यहाँ है, तो यहाँ से 105 डिग्री तक पी और एस दोनों रिकॉर्ड हो रहा था, पी और एस दोनों रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन 145 तक 105 से 145 डिग्री तक यहाँ यदि जीरो मानते हैं तो 145 डिग्री 105 से 145 तक पी वेव को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पी वेव का शैडो जोन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि 105 से 145 तक मतलब शैडो जोन कहलाएगा। द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डजंट रिसीव एस वेव। उसी तरीके से 105 डिग्री बाद कोई भी, यहाँ पे देखिए 105 के बाद एस वेव आया ही नहीं है, 105 के बाद एस वेव आया ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको एस वेव का शैडो जोन बोला जाएगा। द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट ऑल्सो लिटिल ओवर 40% ऑफ अर्थ सरफेस। तो एस वेव जो है अर्थ के लगभग 40% एरिया पर जाता ही नहीं, क्योंकि 105 डिग्री से बियॉन्ड जाता ही नहीं है। यू कैन ड्रॉ द शैडो जोन फॉर एनी अर्थक्वेक प्रोवाइडेड यू नो द लोकेशन ऑफ द एपिसेंटर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ये अर्थक्वेक के लिए हम लोग शैडो जोन बना सकते हैं डायग्राम, यदि हम लोग एपी सेंटर जाने, जहाँ से एपी सेंटर वहाँ से 105 डिग्री तक पी वेव जाएगा, 105 से 45 तक पी वेव नहीं जाता है। ठीक है, और बाकी सब जगह पी वेव जाता है, 105 के बाद एस वेव कहीं नहीं जाता। तो इस तरीके से बस इतना याद रखेंगे। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कितने तरह के होते हैं। द मोस्ट कॉमन आर टेक्टोनिक अर्थक्वेक, दे आर जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। तो सबसे कॉमन जो आते हैं दो प्लेट के टकराने के कारण आते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक समटाइम रिकॉग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक। दूसरा होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, दे आर कन्फर्म्ड एरिया ऑफ एक्टिव वोल्केनो। तो ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ पे वोल्केनो ज़्यादा होता है। तो ये था शैडो जोन के बारे में, पी वेव का शैडो जोन, और यह है एस वेव का शैडो जोन। ठीक है, इन द एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी समटाइम द रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स काउजिंग माइनर ट्रिमर्स, देयर इज कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। तो यदि जहाँ पे वोल्केन मतलब कि जहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है तो अर्थ के अंदर खोखला बन जाता है, तो जब वहाँ का सरफेस धंस जाता है तो उसको बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। नेक्स्ट है ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस। तो केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस के एक्सप्लोजन के कारण भी जो है अर्थक्वेक आ सकता है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक डेट अकर इन द एरिया ऑफ लार्ज रिजर्वायर्स आर नोन एज इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो जो बड़े रिजर्वायर जैसे कोई बांध बनाया गया और बांध टूट जाने के कारण मान लीजिए कि अर्थक्वेक आता है, ऐसा हो सकता है, एक मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही साथ पानी निकलने से भी अर्थक्वेक आ सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, मतलब कि जानबूझ के किया हुआ अर्थक्वेक। ये था शैडो जोन के बारे में, मतलब कि जिस एरिया में जोन सा वेव नहीं पहुंच पाता उसको हम लोग शैडो जोन बोलते हैं। ठीक है, ये था पी वेव का शैडो जोन और ये था एस वेव का शैडो जोन। ठीक है, मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। तो अर्थक्वेक इवेंट आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। तो शॉक के मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के रूप में इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसको रिएक्टर स्केल से मतलब कि रिकॉर्ड करते हैं। मैग्नीट्यूड स्केल मींस रिएक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स द एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। इससे जो है 0 से 10 पे मतलब कि रिकॉर्ड किया जाता है। इससे पता चलता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला था अर्थक्वेक के समय। इसके अलावा जो है यहाँ बताया गया है कि द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्केली एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट। द इंटेंसिटी स्केल टेकन इनटू अकाउंट द विजुअल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज 1 to 12। तो दूसरा एक जो है ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, रिश्टर स्केल। ठीक है, मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हम लोग रिश्टर स्केल का यूज करते हैं या रिएक्टर स्केल इसको बोला जाता है, और इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हम लोग मर्केली स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, मर्केली स्केल 1 to 12 होता है और रिएक्टर स्केल 1 to 10 होता है, सॉरी 0 to 10 होता है, ये दोनों याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड स्केल 0 to 10 होता है और इंटेंसिटी स्केल 1 to 12 होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या क्या है। तो इफेक्ट मतलब सॉरी अर्थक्वेक एक नेचुरल हैजर्ड है, तो हर किसी को पता है, एक नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे क्रिएट होता है। इससे बहुत कुछ हो सकता है, ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंट ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड मड स्लाइड, सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलेंचेज। ठीक है, तो सुनामी भी आता है, जब मतलब कि समुद्र में जब अर्थक्वेक आता है तो उसको सुनामी बोलते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर मतलब कि बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स कर जाते हैं। द फर्स्ट लिस्टेड अबव हैव सम बियरिंग अपॉन लैंडफॉर्म व्हाइल अदर में बी कंसीडर्ड द इफेक्ट काउजिंग इमीडिएट कॉन्टैक्ट। कहा जा रहा है कि ऊपर का जो 6 है इससे लैंडफॉर्म में चेंजिंग आता है ना, जैसे लैंडस्लाइड कर गया तो लैंडफॉर्म में चेंजिंग आया, और बाकी जो है आदमी को नुकसान पहुंचाता है। द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली इफ द सेंटर ऑफ द ट्रिमर इज बिलो ओशियनिक वाटर एंड द मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंटली हाई। तो कहा जा रहा है कि सुनामी का इफेक्ट तभी महसूस किया जा सकता है जब इपी सेंटर जो है पानी में है, मतलब ओशियनिक वाटर में है,
और मैग्नीट्यूड उसका काफ़ी हाई है। सुनामी आर वेव्स जनरेटेड बाय ट्रिमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। थ्रू द एक्चुअल क्वेक एक्टिविटी लास्ट फॉर फ्यू सेकंड इट इफेक्ट डिवास्टेटिंग प्रोवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेक इज मोर देन 5 ऑन रिएक्टर स्केल। तो यदि 5 से ज़्यादा का है तो ज़्यादा खतरनाक होता है ना। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे 2004 के सुनामी का ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसका ईपी सेंटर यहाँ पे था और इतने दूर को कवर किया था। इसमें जो हमारा इस सुनामी 2004 का जो सुनामी था उसमें हमारा जो इंदिरा पॉइंट था, ठीक है, वो डूब चुका था। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के नीचे इधर कहीं था, ठीक है। ये अंडमान निकोबार वाला रीजन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंडमान निकोबार वाला रीजन है। तो हमारा यहाँ कहीं था, तो ईपी सेंटर के काफ़ी नज़दीक था, इसके कारण से कम्प्लीटली डूब चुका है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक मतलब कितने दिन के बाद अर्थक्वेक आता है। द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हैजर्ड, अर्थक्वेक नेचुरल हैजर्ड है। इट ट्रेमर्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक्स प्लेस, इट कैन काउज हैवी डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो यदि ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। हाउएवर नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोब नेसेसरली एक्सपीरियंस मेजर शॉक्स। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अर्थ के सारे पार्ट पे मेजर शॉक ही आए। वी शैल बी डिस्कसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज विद सम डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। और अर्थक्वेक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड यानी कि 8+ काफ़ी रेयर होते हैं, मतलब काफ़ी कम ऐसा देखा गया कि 8 से ज़्यादा का मैग्नीट्यूड का आया है, ठीक है। यहाँ पे एक मेंशन किया गया, अमन सेतु का मेंशन किया गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनाया गया था, अमन यानी शांति। तो एक तरह से बोल सकते हैं पीस ब्रिज बनाया गया था, जो टूट गया था अर्थक्वेक में, उरी में था। उरी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो ऐसा काफ़ी कम होता है जो 8 से ज़्यादा का अर्थक्वेक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द क्रस्ट है यहाँ सबसे पहले। तो क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है अर्थ का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो क्रस्ट पे रहते हैं। ये ब्रिटल नेचर में, इसीलिए मतलब कि हम लोग आसानी से इसमें गड्ढा वगैरह कर सकते हैं। द थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया। तो ओशियन में और कंटिनेंट में इसका जो है थिकनेस है वेरी करता है। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर, तो ओशियनिक क्रस्ट थिनर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले। द मीन थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर। ओशियन में इसका थिकनेस 5 किलोमीटर है और कॉन्टिनेंट में लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन। माउंटेन के पास और ज़्यादा थिक हो जाता है। इट इज़ एज मच 70 किलोमीटर थिक इन हिमालयन रीजन। हिमालय रीजन में तो 70 किलोमीटर तक मतलब कि क्रस्ट का मोटाई है, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हैं, सबसे पहले कोर है, उसके ऊपर मेंटल है और उसके ऊपर एक क्रस्ट है, ठीक है। इस तरीके से लेयर, जैसे ओनियन में होता है ना लेयर बाय लेयर, उस तरीके से। तो सबसे बाहर वाला जो मोटाई है, कहीं पतला है, कहीं मतलब कि कहीं चौड़ा है, इस तरीके से देख सकते हैं। मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। तो क्रस्ट के नीचे जो पोर्शन उसको लोग मेंटल बोलते हैं। द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ये मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जल्द, मतलब तुरंत अभी एक पिक्चर के हिसाब से देखेंगे हम लोग। वहाँ से 2900 किलोमीटर के डेप्थ तक ये पाया जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी से। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, तो मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। द वर्ड एस्थेनोस्फेयर वीक इट कंसीडर टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। तो एस्थेनोस्फेयर जो लगभग 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। मतलब कि सबसे पहले क्रस्ट खत्म हुआ, उसके बाद मेंटल चालू हुआ। तो मेंटल का जो ऊपर का 400 किलोमीटर का पोर्शन उसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे इन द सर्फेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। तो एस्थेनोस्फेयर में ही मैग्मा पाया जाता है जो वोल्केनिक इरप्शन के कारण ऊपर निकलता है, मतलब अर्थ के सरफेस पे आता है। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फेयर। और क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल मतलब कि एस्थेनोस्फेयर, क्रस्ट जो ऊपर वाला है और मेंटल का जो एस्थेनोस्फेयर है, दोनों मिला करके लिथोस्फेयर बनाता है, ठीक है। इट इज थिकनेस रेंज फ्रॉम 100 to 200 किलोमीटर, सॉरी 10 to 200 किलोमीटर। द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एस्थेनोस्फेयर, इट इज इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इस तरीके से ऐसे, हाँ। तो सबसे पहले तो क्रस्ट वाला पोर्शन दिखाया गया है कि ओशियन में कम है, उसके बाद कहीं कहीं ज़्यादा है, उसके बाद पहाड़ में और ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा क्रस्ट के नीचे जब मेंटल आता है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, यहाँ ये जो है क्रस्ट यहाँ तक खत्म हो गया, इस लाइन तक, ठीक है। इस लाइन तक क्रस्ट खत्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक मेंटल है। तो मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन ये जो शुरू का 400 किलोमीटर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर यहाँ तक। और यहाँ से ऊपर तक को बोलते हैं हम लोग लिथोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद जो है कोर आता है। कोर का पहला पोर्शन लिक्विड है, लास्ट वाला पोर्शन सॉलिड है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं टोटल जो है अर्थ का रेडियस हो गया 6378 किलोमीटर। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, तो अर्थ के बीच में डिफरेंट डिसकंटिन्यूटी है, हम भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला पोर्शन को क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे जो ये दोनों मेंटल है, उसके बाद ये दोनों कोर है, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे समझिए, ए वाला जो पोर्शन है क्रस्ट है, ये दोनों मेंटल है और लास्ट का दोनों कोर है। तो ये तो इतना हो गया।
अब हर किसी को दो पार्ट में बांटते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो क्रस्ट है उसमें भी एक होता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। यहाँ पे बाउंड्री नहीं मार्क किया, मान लीजिए कि ऐसे है ना, यहाँ से ऐसे बांटा हुआ है। तो क्रस्ट भी दो तरीके में बांटते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसी तरह से अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। तब यहाँ पे जहाँ भी अपर और लोअर का पोर्शन हो रहा है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा। तो सबसे पहला डिसकंटिन्यूटी कहाँ आएगा? दोनों क्रस्ट के बीच में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। तो उसको बोलते हैं कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। ये कहाँ होता है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। उसके बाद आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, उसको पूरा नाम है मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी। ये कहाँ है? तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, है ना। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। उसी तरह से लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, यानी बोल सकते हैं क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। दोनों मेंटल के बीच में जो है रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी है। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो आएगा उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और दोनों कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, दोनों क्रस्ट के बीच में जो है, मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसको कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। दोनों मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसको रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और दोनों कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अब यदि देखा जाए तो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी उसको मोहो बोलते हैं, और मेंटल और कोर में उसको गुटेनबर्ग बोलते हैं। तो ये था सब डिसकंटिन्यूटी के बारे में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कोर के बारे में। तो जैसे कोर के बारे में, तो एज इंडिकेटेड अर्लियर द अर्थक्वेक वेव वेलोसिटी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ कोर ऑफ द लिक्विड अर्थ। तो कहा जा रहा है कि जैसा कि हम लोग पहले पढ़े कि अर्थ के कोर के बारे में पता कैसे चला? अर्थक्वेक वेव से पता चला है। द कोर मेंटल बाउंड्री लोकेटेड एट डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो कोर और मेंटल का जो बाउंड्री है, यानी केवल पोर्शन जो है, ठीक है, ये 2900 किलोमीटर पे मतलब की है सरफेस है। द आउटर कोर इज लिक्विड इन स्टेट। आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट में है, जबकि अंदर का कोर जो है काफ़ी हैवी सॉलिड है, काफ़ी मतलब कि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। उसको नीफे से कंसीडर किया जाता है। नीफे यानी कि निकेल और फेरस, ठीक है, निकेल और फेरस। अब नेक्स्ट है वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में। तो यू मे हैव सीन फोटोग्राफ्स और पिक्चर ऑफ वोल्केनोज ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स। तो हम लोग कई ओकेजन पे, जैसे मूवी वगैरह में या फिर कहीं टेलीविज़न में ही वोल्केनो के बारे में हम लोग देखे हैं। उसमें गैस निकलता है, राख निकलता है, और भी कई मोल्टेन मटेरियल निकलते हैं, मतलब बहुत सारा मिनरल निकलता है जो मोल्टेन स्टेज में होता है। वोल्केनो इज आल्सो कॉल्ड एन एक्टिव वोल्केनो। अ वोल्केनो इज कॉल्ड एन एक्टिव वोल्केनो द मटेरियल मेंशन्ड आर बीइंग रिलीज और हैव बीन रिलीज आउट इन द रिसेंट पास्ट। तो एक्टिव वोल्केनो तब बोला जाता है या तो अभी वो इरप्ट हो रहा है, मतलब अभी में से मटेरियल निकल रहा है, या फिर हाल फिलहाल में निकला है। द लेयर बियॉन्ड द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल। जो सॉलिड क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है वहीं से वोल्केनो आता है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे अभी। हायर डेंसिटी देन द क्रस्ट। द मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन को स्थेनोस्फेयर। तो मेंटल में जो वीकर जोन है उसको स्थेनोस्फेयर बोलते हैं। मतलब कि मेंटल तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इसका जो वीकर जोन है ऊपर का 400 किलोमीटर का, इसको स्थेनोस्फेयर बोलते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस जोन द मोल्टेन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू सरफेस। तो यहीं से जो है सरफेस में इंटर करता है जो भी मैग्मा होता है, ठीक है। और मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है तो उसको लावा बोलते हैं। तो याद रखिए, नीचे मैग्मा होता है, वही ऊपर जाकर लावा बनता है। नीचे जो फोकस होता है वही ऊपर जाकर ईपे सेंटर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। द मटेरियल डेट रीचेज द ग्राउंड इंक्लूड लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक डेब्रिज, वोल्केनिक बॉम्ब, एस, ये सब उसमें बाहर निकलता है, और भी बहुत सारा गैस निकलता है उसमें। वोल्केनो के बारे में पढ़ लेते तो वोल्केनो अपने नेचर के आधार पर बांटा गया डिफरेंट में। वोल्केनो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन एंड फॉर्म डेवलप्ड द सरफेस। तो जैसे सील्ड वोल्केनो क्या होता है? द बेयरिंग द बेसल्ट रॉक, इसमें जो है बेयरिंग द बेसल्ट फ्लो। द सील्ड वोल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज ऑन द अर्थ। तो सील्ड वोल्केनो जो है अर्थ का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो होता है, और इसमें से बेसल्ट रॉक निकलता है। जैसे हमारा जो डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, उसमें से बेसल्ट रॉक का बना हुआ है। तो एक तरह से बोल सकते हो सील्ड वोल्केनो है। द हवाईयन वोल्केनो आर द मोस्ट फेमस example. These volcanoes are mostly made of basalt, a type of lava that is a fluid when erupted. For this reason these volcanoes are not steep. They become explosive if somehow water get into the vent. यदि कह रहा है कि इस वोल्केनो में यदि किसी तरीके से पानी चल जाता है तो दोबारा इरप्ट कर जाते हैं। अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज्ड लो एक्सप्लोजिविटी। द कमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन एंड थ्रोज फ्रॉम द कोन एट द टॉप ऑफ इवेंट डेवलप इन अ सेंटर कोन। तो कहा जा रहा है कि इसमें जो लावा होता है कोन के रूप में डेवलप हो जाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो लावा का फ्लो होता है, जो मैग्मा नीचे से आता है ऊपर लावा बनता है, तो कम्प्लीटली इस तरीके का बन जाता है, कोन का शेप का बना देता है। नेक्स्ट है कंपोजिट वोल्केनो। दिस वोल्केनो आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बेसल्ट। इसका मतलब बेसल्ट काफ़ी
पतला वाला होता है, मतलब कि लिक्विड होता है, काफ़ी फ्लूइड होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड होता है, उसका विस्कोसिटी कम होता है। वहीं कंपोजिट वोल्केनो में जो लावा निकलता है उसके मुकाबले कुछ ठंडा होता है और कुछ विस्कस होता है। ठंडा होता है इसलिए विस्कस होता है। दिस वोल्केनो जो ऑफर रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव इरप्शन along with lava large quantity of pyroclastic material and ash find their way to the ground। इसके साथ बहुत सारा मटेरियल निकलता है, राख निकलता है। दिस मटेरियल एक्यूमुलेट इन द विक्सिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर। इससे जो निकलता है वो लेयर बाय लेयर बन जाता है। दिस मेक द माउंटेन अपीयर एज कंपोजिट वोल्केनो, और इससे कम्प्लीटली माउंटेन की तरह बनता है, जैसे इस तरह का शेप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कालडेरा। ये सबसे दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव द अर्थ वोल्केनो। जितना वोल्केनो है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। देयर इज सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स देमसेल्फ रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। तो कहा जा रहा है कि कालडेरा में कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कोई भी माउंटेन या फिर कोई भी प्लेटू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्यों? कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होता है, और मतलब कि कोई यदि जैसे ही जमा होता है कुछ मटेरियल तो ये अपने आप तोड़ देता है वोल्केनो नीचे से ही। द कोलैप्स डिप्रेशन है कॉल्ड कालडेरा। तो कोलैप्स डिप्रेशन को ही कालडेरा बोलते हैं, वहाँ पे जो गड्ढा क्रिएट हो जाता है उसी को कालडेरा बोलते हैं। देयर एक्सप्लोजन्स इंडिकेट द मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट ऑल्सो इन द क्लोज विसिनिटी। तो इससे पता चलता है जब भी कालडेरा वाला वोल्केनो आता है, मतलब काफ़ी हाई स्पीड वाला वोल्केनो आता है, तो पता चलता है कि मतलब नज़दीक से निकल रहा है, क्योंकि सरफेस से ज़्यादा नीचे से नहीं निकल रहा है, सरफेस से कुछ ही गहराई से निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लड बेसल्ट प्रोविंस। कहने मतलब कि बेसल्ट रॉक से बने हुए प्रोविंस के बारे में। दिस वोल्केनोज आउटपुट हाईली फ्लूइड लावा डेट फ्लो फॉर लार्ज डिस्टेंस। तो इसमें जो क्या होता है कि इसमें से बेसल्ट रॉक निकलता है और काफ़ी ज़्यादा दूर में वो फैल जाता है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड विद 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर थिक बेसल्ट लावा फ्लो। तो जो हम लोग पढ़े थे काफ़ी लिक्विड होता है, जैसे बेसल्ट फ्लो जो इसमें होता है, कहाँ गया, हाँ, इसमें ये जो काफ़ी फ्लूइड होता है, काफ़ी ज़्यादा पतला लिक्विड होता है, जिसके कारण से काफ़ी दूर दूर तक ये बह सकता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा देखा है कि हज़ारों किलोमीटर में बेसल्ट लावा पूरा फैल जाता है। दे कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लो, मतलब कि ये सीरीज में के रूप में बह सकते हैं, मतलब कि बहते हुए काफ़ी दूर तक चल गए। ठीक है, विथ सम फ्लो अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर। इंडिविजुअल फ्लोज में एक्सटेंड फॉर 100 ऑफ किलोमीटर। द डेकन ट्रे फ्रॉम इंडिया, जैसे इंडिया का डेकन ट्रे प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटू और मच लार्जर फ्लड बेसल्ट प्रोविंस। तो इसी का एक एग्जांपल है। इट इज बिलीव दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कवर्ड है मच लार्जर एरिया देन प्रेजेंट। तो कहा जा रहा है कि पहले और ज़्यादा एरिया में था, अब जो है मतलब उसका डिग्रेडेशन हो चुका है आदमी के रहने के कारण। नेक्स्ट मिड ओशियन रिज वोल्केनो। तो ओशियन के अंदर वोल्केनो भी आता है और ओशियन के अंदर पहाड़ बन जाता है। तो देखने में ऊपर से ओशियन रहता है, नीचे इस तरह का पहाड़ बना हुआ रहता है, तो कभी कभी इसमें जाकर नाव फंस भी जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं मिड ओशियन रीज। तो दिस वोल्केनो अकर इन द ओशियनिक एरिया, ओशियनिक एरिया में अकर करता है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशियन रीज मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग दैट स्ट्रेचेज थ्रू द ओशियनिक बेसिन। द सेंटर पोर्शन ऑफ दिस रीज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन। तो कहा जा रहा है कि 70,000 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है इस तरह के वोल्केनो का। ठीक है, मतलब कि एक पहाड़ बना हुआ है समुद्र के अंदर। इसके सेंटर पार्ट में ज़्यादा वोल्केनो आते हैं। विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट चैप्टर। तो वोल्केनो के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिड ओशियन रीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना मान लीजिए कि ओशियन के अंदर भी एक पहाड़ होता है जिसको हम लोग मिड ओशियनिक रीज बोलते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म, वोल्केनो के कारण कौन कौन सा लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है? तो द लावा डेट इज रिलीज ड्यूटिंग वोल्केनिक इरेप्शन ऑन कूलिंग डेवलप इग्नियस रॉक। तो जो लावा नीचे से निकलता है, नीचे से तो मैग्मा निकलता है, ऊपर आकर लावा बन जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है, इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। द कूलिंग में टेक प्लेस आइदर ऑन रीचिंग द सर्फेस। ठीक है, तो कूलिंग कभी भी हो सकता है, मतलब सरफेस के पहुंचने के बाद भी हो सकता है या फिर रास्ते में भी हो सकता है। ठीक है, द कूलिंग में टेक प्लेस आइदर ऑन द रीचिंग द सर्फेस आल्सो व्हाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रस्टल पोर्शन। तो मतलब लावा कहाँ से आ रहा है? स्थेनोस्फीयर से आ रहा है, मेंटल वाले पोर्शन से आ रहा है, और वहाँ से क्रस्ट को क्रॉस करते हुए सरफेस पे पहुँच रहा है। तो सरफेस में आने के बाद भी ठंडा हो सकता है या फिर क्रस्ट वाला पोर्शन में भी ठंडा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कूलिंग ऑफ द लावा। लावा के ठंडा होने के मतलब कि लोकेशन के आधार पर इग्नियस रॉक को दो भाग में क्लासीफाई किया गया। वोल्केनिक रॉक कूलिंग एट द सरफेस, जो सरफेस पे कूल करते हैं उनको वोल्केनिक रॉक बोलते हैं, और जो क्रस्ट वाले पोर्शन में कूल हो जाते हैं उसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्शन एज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स। जो क्रस्ट के अंदर मतलब कि ठंडा हो जाता है उसका फॉर्मेशन काफ़ी डिफरेंट होता है। दिस आर कॉल्ड इंट्रूजिव फॉर्म। इसको हम लोग इंट्रूजिव बोलते हैं। इंट्रूजिव मतलब कि अर्थ के अंदर, और ऊपर जो होता है उसको एक्सट्रूजिव बोला है, मतलब अर्थ के बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इस तरीके का दिखाया गया है कि लावा का फ्लो जब होता है तो कितने तरह का, जैसे कंपोजिट वोल्केनो में ऐसा बनता है स्ट्रक्चर। ठीक है, लावा प्लेटू इस तरीके का होता है। उसके अलावा फिर वोल्केनिक नेक विथ रेडिएटिंग डाइक्स, काल्डेरा विथ काल्डेरा इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसमें कोई जमा ही नहीं हो पाता, इतना हाई स्पीड में निकलता है इसमें से लावा कि जमा ही नहीं हो पाता है एक जगह। ठीक है, एस फ्लो फिर उसका राह का फ्लो होता है डिफरेंट एरिया तक। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, मतलब कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में। ठीक है,
अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ना है। जैसे बैथोलिथ्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैथोलिथ्स है, ठीक है, बैथोलिथ यहाँ पे है। बैथोलिथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। द लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल डेट कूल इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम। तो कहा जा रहा है कि मैग्मा जब स्टेनोस्फीयर से चला तो मान लीजिए कि उसको जो है क्रस्ट वाले पोर्शन में कहीं जमा होने का मौका मिल गया, मतलब सरफेस पे नहीं पहुंच के क्रस्ट वाले पोर्शन में ही जमा हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैथोलिथ। तो ये बताया लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द डिनंडेशन प्रोसेस रिमूव द ओवरलेइंग मटेरियल। तो तभी अपीयर होंगे जब जैसे यहाँ पे ही जमा हो गया, जैसे नीचे से मान लीजिए इधर कहीं स्टेनोस्फीयर था, ये चला था रास्ते में लेकिन ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाया सरफेस तक, इसको कहीं गैप मिल गया और यहीं पे ठंडा होकर के जम गया, तो बैथोलिथ बन जाता है। और ये तभी मतलब कि दिखाई देगा जब ऊपर से कोई गड्ढा करके यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, या फिर इधर का मटेरियल पूरा हट जाएगा तभी ये दिखाई देगा। दे कवर लार्ज एरिया एट एनी टाइम्स एंड एज्यूम डेप्थ दैट में सेवरल किलोमीटर। देयर ग्रेनाइटिक बॉडीज, इसमें से ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा निकलता है। बैथोलिथ्स आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। नेक्स्ट लैकोलिथ, देयर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूजिव बॉडी, ये भी इंट्रूजिव मतलब कि अर्थ के अंदर का ही है। विथ द लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाई ए पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो, इट रिजेंबल द सरफेस वोल्केनिक डोम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैकोलिथ के बारे में, यहाँ पे इस तरीके का, ये भी अपने सरफेस तक नहीं पहुँच पाता लेकिन ये डोम शेप का, मतलब कि अर्थ के अंदर ही पहाड़ के शेप का बना लेता है, उसको हम लोग लैकोलिथ बोलते हैं। ये रिजेंबल द सरफेस ऑफ वोल्केनिक डोम और कंपोजिट वोल्केनो, ओनली दीज आर लोकेटेड डीपर डेप्थ, काफ़ी गहराई में पाया जाता है। इट कैन बी रिगार्डेड द लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा डेट फाइंड इट वे टू सरफेस। द कर्नाटका प्लेटू इज स्पॉटेड विद द डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक। कर्नाटका प्लेट मतलब कर्नाटका के रीजन में इस तरीके का उसके सरफेस के नीचे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैपोलिथ, फैकोलिथ एंड सील्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, और भी जैसे हम लोग ये दोनों अभी पढ़े, बैथोलिथ के बारे में पढ़े है ना, यहाँ पे बैथोलिथ, यहाँ पे लैथोलिथ है। या स्किल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड अ पोर्शन ऑफ द सेम में टेंड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हेन एवर इट फाइंड्स अ वीक प्लेन। तो जहाँ पे वीक प्लेन मिलता है वहाँ पे वो दूसरा मतलब अपना रास्ता चेंज कर लेता है। इट में रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म इन केस इट डेवलप अ सॉसर शेप concave in the sky body is called lapolith. A wavy mass of intrusive rocks at times is found at the base of synclines or at top of anti-syncline folded igneous country. Such wavy material have a definite conduct to source beneath the form of magma chamber. तो इसको हम लोग मैप से ही समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मतलब इस डायग्राम से ही बेटर होगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई आ रहा था नीचे से, इधर कहीं स्टेनोस्फीयर वहाँ से आ रहा था, तो सबसे पहला बैथोलिथ बनेगा। मान लीजिए उसको बड़ा गैप मिल गया और इस सरफेस तक नहीं पहुँच करके इधर ही जमा हो गया, तो उसको बैथोलिथ बोल सकते हैं। उसके बाद यदि ऊपर आ रहा था, ठीक है, तो कुछ दूर तक आया, उसके बाद इस तरीके का शेप बना तो उसको स्टॉक बोलते हैं, या फिर उसको डाइक बोला जाता है। जैसे यहाँ पे जहाँ से ओपनिंग बनेगा उसको स्टॉक बोलते हैं, और इस वाले पोर्शन को डाइक बोला जाता है। उसके बाद फिर इधर लैकोलिथ बना है, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इरोडेड लैकोलिथ क्या है। तो लैकोलिथ बना था, ठीक है, जैसे लैकोलिथ यहाँ भी बना था, लेकिन यदि कंट्री में जो रहता है आदमी या फिर वहाँ की गवर्नमेंट, उसको पता चला किसी तरीके से कि यहाँ पे लावा का पहाड़ है, तो क्या करेगा, यहाँ पे माइनिंग करवा के यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है, इरोडेड लैकोलिथ, ठीक है। लैकोलिथ बना था लेकिन वहाँ पे अब इरोजन होकर के वहाँ तक आदमी पहुँच चुका है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्केनिक कंडक्ट। तो ये जो रास्ता है उसको बोलते हैं, मतलब जिस रास्ते से वो चल रहा है, अपना रास्ता से थोड़ा पैरेलल यदि भटक जाएगा लावा, तो उसको बोलते हैं सील बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये था इसके बारे में। तो आई थिंक इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं और कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। 3 ही 4 क्वेश्चन है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।